गुड इवनिंग मानसी। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। Yes, sir. ओके सर। ओके सर, ओके, वेट, स्टार्ट। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो सर इकोनॉमिक्स में ना हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीक प्रोडक्शन के बारे में, है ना। प्रोडक्शन एक्चुअली डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट। ठीक है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ मार्केट। ये सबको मिला के क्या बनता है सर? ये सबको मिला के बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन एरिया है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो प्रोडक्शन में ना ऑलरेडी मैं बेसिक ऑफ प्रोडक्शन बता दिया। प्रोडक्शन में ना कुछ बेसिक्स एरिया है जो मैंने ऑलरेडी इस क्लास में कवर कर लिया था। लास्ट फ्यू क्लासेस में आई थिंक 3 क्लास हुआ था उसमें। अब कॉस्ट में मुझे बात तो करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट थ्योरी ऑफ कॉस्ट मैं थोड़ा प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट एरिया है उसको कवर करना चाहूँगा। कुछ ग्राफिकल एरिया है जो जिसका नोट्स ना ऑलरेडी मैं आप लोगों को शेयर करके रखा था। जो नॉर्मल मेरा इकोनॉमिक्स का नोट्स है उसके अंदर तो है, बट उसके अलावा भी एक नोट मैंने शेयर करके रखा। आई थिंक सबको याद है लास्ट वीक किया था सर, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट रिगार्डिंग। सवाल कैसे আছে? हेलो, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट का। ओके सर, तो आज मैं आपके साथ Yes, ना sir. Yes. वो डिस्कस करूंगा सर। थैंक यू सर। तो आज ना एक्चुअली मैं उसी टॉपिक में डिस्कस करूंगा और आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। लास्ट वीक मेरे को काफी लोग बोला था कि सर ग्राफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैंने प्रोडक्शन के अंदर, तो मैं उसमें भी बात करूंगा सर। चलो, ओके, तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर बात करने जा रहे हैं सर आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली तो बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लास्ट क्लास को कनेक्ट कर लेना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा, रिकैप होता है ना तो थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ मैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स क्या क्या जरूरी होता है सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो 4 फैक्टर्स है। अच्छा, इसके ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट था। बट इसके बाद ना हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पे बात करना स्टार्ट कर दिए थे। किस पे सर? प्रोडक्शन फंक्शन पे। प्रोडक्शन फंक्शन में जब मैंने मूव ऑन किया तो उस पे ना मैं टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात किया, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात किया, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात किया। तो इफ बाई चांस एनीवन मिस्ड ओके दोज क्लासेस, प्लीज कर लो, एक बार लिंक ले लो और कर लो। अच्छा, फिर आता है सर प्रोडक्शन फंक्शन। 2 टाइप्स में होते हैं सर। एक टाइप का नाम है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका और भी कुछ नाम से भी जाना जाते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आई थिंक मैंने सेकेंड क्लास में डिस्कस कर दिया था। इवन ग्राफ के बारे में भी, शॉर्ट रन ग्राफ के बारे में भी बातचीत हुआ है सर कि शॉर्ट रन में एक बिजनेस का प्रोडक्शन फंक्शन कैसा देखने में होता है। और उससे भी बड़ी बात, इकोनॉमिक्स आपको शॉर्ट रन बिजनेस को चलाने के लिए क्या गाइडेंस देता है। ठीक है, मैंने एक्चुअली इकोनॉमिक्स आपको बहुत कुछ बताते हैं जब आप एक एज ए स्टार्टअप, ठीक है, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। ठीक है, एक स्टार्टअप जब एक बिजनेस को स्टार्ट करता है
तो स्टार्ट करने के बाद ना उसको काफी सारा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये सारा शॉर्ट रन के अंदर आता है। क्योंकि एक स्टार्टअप माने एक न्यू बिजनेस, ये एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें वो कहीं ना कहीं से लैंड लेता है, कहीं ना कहीं से लेबर जुगाड़ करता है। अगर लेबर बाहर से नहीं ले पाता तो खुद ही लेबर ही करता है। सर एक बात याद रखना, इन इकोनॉमिक्स लेबर का मतलब, लेबर माने सिर्फ, हम लोग लेबर का मतलब क्या समझते हैं, जो मेहनत करके जैसे सर पे माल ढोता है या फिर कंधे पे बोरा उठाता है, माने बस्ता बॉय, एरकम ना है, ठीक है। बोरा उठाना या बस्ता उठाना, इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। इकोनॉमिक्स में वी ऑल आर लेबर सर, वी ऑल आर लेबर, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स हम सबको इकोनॉमिक्स में लेबर है। माने अगर आप सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड ब्लू कॉलर सॉरी व्हाइट कलर पर्सन हो, माने नॉलेज के ऊपर बेस करके मेंटल लेबर देते हो, व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस में हो तो भी लेबर हो आप। अगर आप ब्लू कॉलर माने थोड़ा मेहनत का काम ज्यादा है सर, तो भी आप क्या हो सर, तो भी आप लेबर हो। तो इकोनॉमिक्स ना लेबर के बारे में बाइफरकेट नहीं करता, ठीक है। इकोनॉमिक्स एकदम न्यूट्रल वे में बात करता है। तो स्टार्टअप जब आता है तो वो लैंड लेके आता है, मैंने लैंड रेंट पे लेता है, लेबर खुद भी दे सकता है या फिर बाहर से लेगा तो वेजेस या सैलरी देना पड़ता है, कैपिटल कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है, बैंक से या समथिंग लाइक दैट, तो बदले में इंटरेस्ट पे करता है। और इतना मेहनत से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप किया, बिजनेस कर रहा है, तो प्रॉफिट भी कमाता है। इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ये बात शायद सुन सुन के कान पक चुका होगा, है ना सर। ये बात सुन सुन के कान पक चुका होगा। सर इतना भी कान लोगों का पक जाता है, ठीक है, कान पोछे जाए तो वो बूझते पारे ना। सर बूझते पारे इन द सेंस नॉट फॉर एग्जाम पर्पस, एग्जाम पर्पस में फिर भी समझ जाते हैं लोग, लेकिन रियल लाइफ में समझ नहीं पाते। जब एक्चुअली चैलेंज फेस करना होता है तब कहीं ना कहीं घबरा जाता है। ये देखा गया है सर कि रियल सिचुएशंस में बंदा डिसीजन मेकिंग की जगह घबरा जाता है। कोई बात नहीं, चलो आज समझेंगे सर। तो ये तो था सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। फिर लास्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको ना लॉन्ग रन में बात किया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी लॉन्ग रन में एक बिजनेस का प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होता है या फिर उसे क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा सर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। और इसमें मेनली 3 तरह का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉन्ग रन में एक बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न दिखता है, कांस्टेंट रिटर्न दिखता है, डिमिनिशिंग दिखता है। अच्छा, पॉइंट इज दैट सर, क्या जब बिजनेस में ऐसा रिटर्न दिखता है तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? सर नॉट नेसेसरी। मैंने जब भी आप देखो कि बिजनेस में रिटर्न डिमिनिशिंग हो रहा है, आप अपना पॉलिसी बदल डालो। ओहो, बात को समझे सर। आप जब अपने बिजनेस को देख पा रहे हो कि भाई आपका रिटर्न डिमिनिश हो रहा है, माने रिटर्न डिमिनिश का मतलब क्या, माने ये देखो सर, जब बिजनेस ग्रोइंग फेज में होता है ना, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। माने आप मानो बिजनेस पे 75 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 100 रुपीज रिटर्न मिल रहा है। 75 रुपीज लगा के 100 रुपीज रिटर्न मिल रहा है, माने आप 25% इनकम कर रहे हो। यही तो नॉर्मली होता है, होना भी चाहिए। कांस्टेंट रिटर्न में क्या है कि आपके बिजनेस में ना प्रॉफिट आना बहुत कम हो गया, मैंने हार्डली आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको मे बी 110 या 100 ही हार्डली आ रहा है। मैंने आपने बिजनेस पे लगाया 100 टका और आ रहा है हार्डली 100 या 110 रुपीज, माने बहुत ही मार्जिनल लेवल में आ गए सर आप। बहुत ही रिस्की सिचुएशंस में आपका बिजनेस अभी जा रहा है। तो ये ना आपको चुनौती दे रहा है, माने आपको चैलेंज समझाने का कोशिश कर रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है बिजनेस पे, अभी भी टाइम है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है या तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं तो प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम सुधारने का जरूरत है। जब भी प्रॉब्लम दिखे तो प्रॉब्लम सुधारने का जरूरत है जब आप कांस्टेंट रिटर्न में आ जाते हो। और अगर फिर भी आप अपने आप को सुधार नहीं पाए, बिजनेसमैन के बारे में बता रहे हैं सर, फिर भी आप अपने आप को टाइम के अंदर
क्या नहीं कर पाए सर? चेंज नहीं कर पाए, जरूरत के हिसाब से स्टेप्स नहीं ले पाए, पॉलिसी में, बिजनेस पॉलिसी में आप कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाए, या जो गलती हो रहा है या हो गया है उसको चेंज नहीं कर पा रहे, फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो जाएगा। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा? आप इन्वेस्ट करोगे 100 रुपीज, ठीक है, आपको रिटर्न आएगा 75 रुपीज, माने आप नेगेटिव 25% में चले जाओगे। एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि 25% ऑलवेज होगा, ये 25 भी हो सकता है, 10% भी नेगेटिव हो सकता है, 15% भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट सर आप 100 देते हो, आपको 75 मिलता है। सर इसको समझना ना बहुत एक आप लोगों को एक स्टूडेंट के एंगल से बताऊं सर, हमेशा बड़ा बड़ा बात करता हूँ बिजनेस लेवल में, शायद आपको लगता होगा सर ये सब बड़ा बड़ा बिजनेस का मैटर है, एज ए स्टूडेंट आप कभी इसको फील किए हो सर? हाँ, आप लोग सभी कोई स्टूडेंट हो एकदम प्योरली, तो आपके साथ भी ऐसा होता है। आप लोगों का जिंदगी का बेस्ट एडुकेशनल परफॉर्मेंस क्या रहा आपको पता होगा, ठीक है? मे बी जब आप, सुनो सर ध्यान से सुनना, और अगर एग्री करोगे तो बात को समझने का कोशिश करना, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो हाँ या ना बोलना सर। आप अपने एडुकेशनल बैकग्राउंड में, जब से आपका केजी स्कूल से चालू हुआ है सर, एडुकेशनल बैकग्राउंड में जब आप केजी स्कूल से अपना स्कूल चालू किए थे, उसके बाद से आप ना, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप पढ़ाई में बड़ा अच्छे थे, ठीक है? हो सकता है केजी के टाइम पे आप अच्छे थे, ऐसे मैं तो अच्छा नहीं था। मेरा एडुकेशनल बैकग्राउंड बेहतर हुआ सर, बीच में थोड़ा 5-6 में मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, मैंने टॉप करता था, फिर केजी के टाइम पे बिल्कुल टॉप नहीं करता था सर, एवरेज आता था। फिर 9 में तो बिल्कुल नहीं, बहुत खराब रिजल्ट था 9 का। 10th स्टैंडर्ड में आके मेरा थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ, 10th 11th 12th, ठीक है? इसके बाद कॉलेज के बाद से ना मेरा पढ़ाई में ना मैंने एडुकेशनल पावर बड़ा बढ़ गया सर, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो मैं एक एवरेज ही रहा। सिर्फ कॉलेज में आके या सीए में आके, ठीक है, प्रोफेशनल्स में आके, सीए एमबीए वगैरह में आके मेरे रिजल्ट्स बेहतर होने लगा। सो मेरा कहने का मतलब है, तो जिंदगी में हर कोई ना एक इंक्रीजिंग रिटर्न, एक कांस्टेंट रिटर्न, एक डिक्रीजिंग रिटर्न दिखता है। इवन एजुकेशनल बैकग्राउंड में हो सकता है कि कोई बचपन में पढ़ाई में अच्छा था, हाई स्कूल में जाके खराब हो गया, मे बी केजी स्कूल में बड़ा अच्छा था, फास्ट आता था, हाई स्कूल में जाके क्या हो गया भाई? हाई स्कूल में जाके दोनों पंख आ गया, ठीक है? अच्छा, कॉलेज में जाके बहुत लोगों का पढ़ाई बहुत खराब हो जाता है, ज्यादातर केस में। केजी स्कूल में बेहतर था, हाई स्कूल में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अपने आप को सुधारा नहीं और कॉलेज में जाके बिल्कुल खराब कर दिया। क्यों? उड़ने लगा। समझ रहे हो सर? धीरे धीरे उड़ने लगा। उड़ना माने वही पंछी रे, क्या हो गया सर? पंछी का उड़ान मिल गया सर। कभी कभी कॉलेज में आके बच्चे लोग का क्या होता है, स्टूडेंट का इतना उड़ता है, इतना उड़ता है कि यही भूल जाता है कि जमीन में भी आना पड़ता है। आई होप आप समझ गए। तो एक स्टूडेंट होने के नाते भी ना ये सिचुएशन देखने को मिलता है। अच्छा प्लीज सर, बात को समझ में आया कि नहीं आया इतना बताओ मुझे, जस्ट टेल मी। क्या ये जो मैं आपको समझाने का कोशिश किया थोड़ा डिफरेंट एंगल से, क्या समझ में आया? हाँ या ना? मैंने ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हाँ सर। ठीक है? कभी ना कभी हो सकता है, जरूरी नहीं कि, जैसे मेरा देखो ना, मैं केजी में बड़ा बिल्कुल खराब था, हाई स्कूल में मैं एवरेज था इन जनरली, बीच में एक बार क्लास 5-6 में थोड़ा अच्छा था, पर जनरली एवरेज था। कॉलेज के बाद से मेरा रिटर्न अच्छा हो गया नॉर्मली जहां पर लोगों का डिक्रीजिंग होता है वहां पर मेरा अच्छा हो गया, वो अलग बात है सर। मैंने एक्चुअली, मैं ना यहाँ पर समझ गया था, समझ रहे हो, जब मेरा कांस्टेंट आ गया था ना, तब मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तब मैं अपने आप को सुधार लिया था थोड़ा, ठीक है? लेकिन जो मेरे दोस्त लोग थे जो फर्स्ट सेकंड आते थे, उनको देखा कि उनका कॉलेज में जाने के बाद डिक्रीज चालू हुआ ज्यादातर केस में। मैंने हमेशा अच्छा रहा है, केजी में अच्छा रहा, हाई स्कूल में अच्छा रहा, पर कॉलेज में जाने के बाद से उनका रिजल्ट डिटोरिएट होता गया, परफॉर्मेंस खराब होता गया। आई डोंट नो, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, आई नो दैट रीजन क्या था और क्या रीजंस है, बट फिर भी मैं आपको अपना एक जनरल ऑब्जर्वेशंस बताया। सो अब सर इसके साथ बिजनेस का भी कनेक्शन आप जोड़ लो, ठीक है? जैसे बिग बाजार,
बिग बाजार जब अपना बिजनेस बनाया था, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम से इंक्रीजिंग रिटर्न एक्सपीरियंस कर रहा था। फिर बिजनेस का 2004 से बिग बाजार चालू हुआ, 2004-5, 4-5 से लेके 9-10 तक बिग बाजार ना इंक्रीजिंग रिटर्न डेवलप कर रहा था। एक सेकंड सर। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न में क्या हुआ, बिग बाजार 2010 से लेके 2015 तक कांस्टेंट रिटर्न चल रहा था। पर 2015 से 2022 में ये धीरे धीरे एकदम डिक्रीजिंग रिटर्न हुआ और अपने आप को टाइम टू टाइम मैनेज नहीं कर पाया और फिर अल्टीमेटली मार्केट छोड़ के जाना पड़ा। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ। और इसी चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सर, जिसका नाम था टेक्निकली नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, हर बिजनेस का चाहत होता है सर, हर बिजनेस का चाहत होता है, माने हर बिजनेस यही चाहते हैं कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करे। ठीक है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने, सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने सर ऑप्टिमम ऑप्टिमम प्रोडक्शन, माने कॉस्ट को कम करके, पॉइंट टू बी नोटेड सर, अब कॉस्ट का चैप्टर अभी तक पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे सर। कॉस्ट को मैनेज करके माने मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम रिटर्न। सर ये संभव है क्या? हाँ सर संभव है ना, ये संभव बिल्कुल है, हर बिजनेस को ये मौका मिलता है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम रिटर्न। सर हाउ टू अचीव? सर इसी अचीवमेंट को समझने के लिए मैं आप लोगों को आज आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट, ये दोनों चीज समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो मजा आने वाला है। लास्ट दिन भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दिया था, ये आइसो क्वांट का ही ग्राफ है सर, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। ये जो एक एक ग्राफ देख रहे हो ना, ये एक एक कार्व जो है ये आइसो क्वांट कार्व है सर। अब मैं आपको ये ऐसा एक नहीं, माने ये कार्व बनता कैसे है मैं यहां से स्टार्ट करूंगा आज। माने ये जो ABCDEFGH, ठीक है, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 कार्व है ना यहाँ पर। तो आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक कार्व कैसे बनता है। तो पहले तो आपको मैं यही समझाऊंगा कि आइसोक्वांट बनता कैसे है और इसके बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा फिर आप ये ग्राफ भी रीड करना चालू कर दोगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। फिर आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है सर, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा चीज ना दिमाग के बाहर से निकल जाएगा, यानी दिमाग के अंदर जाने के बजाय बाहर से। ठीक है, पतली गली पकड़ लेगा, तो पतली गली में नहीं जाना है सर, अंदर डालना है। ओके, देखो, सो देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट। इसको समझाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कोई भी इजी कॉन्सेप्ट उठाने का। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि सर टॉपिक थोड़ा टफ हो रहा है, तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सर हम लोग सजेस्ट करेंगे, अरे बिल्कुल कर सकते हो सर, दिमाग सबका है, भगवान ने सबको दिमाग दिया सर। ठीक है, जब दिमाग बांट रहा था ना ऊपर वाला, सबने सबको दिया है। कोई भी ना, हम लोग बोलते हैं ना बोका, कोई बोका नहीं होता सर। बोका दुनिया में कोई नहीं है, जो दूसरे को बोका समझते हैं उससे बड़ा बोका नहीं है। ये बात लिख के रख लो आप, ये बात आप लिख के रख लो कि सर ने बोला है कभी। ठीक है, कि जो दूसरे को बोका समझते हैं वही बोका है, बोका कोई नहीं होता, कोई नॉनसेंस नहीं होता, कोई इडियट नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं होता, सब चालाक होता है सर। हाँ ऑब्वियसली, किसी के दिमाग में कुछ जाता है तो किसी के दिमाग में कुछ और चीज जाता होगा, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ आता होगा। सर कैसे बोल दिया आपने? हाँ सर, ये आज समझ में नहीं आएगा, एक दिन अगर आप रियलाइज करोगे तो समझ जाओगे। सर ठीक है, तो जब आएगा सर 20 साल बाद मिल लेंगे, 10 साल बाद, चलो। अच्छा, आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट।
तो आइसोक्वांट क्या है सर? सर आइसोक्वांट shows all combinations of factors that produce a certain output. दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन हमें सिखाते हैं सर कि वी नीड कैपिटल इंपॉर्टेंटली सर, एंड वी नीड लेबर। ठीक है, इसके अलावा हमें लैंड का भी जरूरत पड़ता है और मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप का भी जरूरत पड़ता है। तो फिलहाल ना, फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग हम लोग लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा इग्नोर कर देंगे। सर इग्नोर? हाँ सर कर देंगे ना, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इग्नोर करके हम लोग कैपिटल एंड लेबर को समझने का कोशिश करेंगे। सर क्यों? क्योंकि सर आप सोचो, मानो आपके पास जमीन है और आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपको कोई चीज प्रोड्यूस करना है, तो आपको दोनों चीजें तो चाहिए। आपको लेबर लगाना है, ठीक है, या तो खुद लेबर ही करो या फिर किसी और को बिजनेस में एम्प्लॉय करो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, और कैपिटल पैसा लगाओ बिजनेस में। बिना इन्वेस्टमेंट का दुनिया में कुछ भी नहीं होता सर, करना पड़ता है। 5 टका लगाएंगे नहीं तो 10 टका आएगा कहाँ से? यू नीड टू इन्वेस्ट। बिना इन्वेस्टमेंट का कैसे हो सकता है? कुछ तो लगाना होगा, मेहनत और थोड़ा सा, थोड़ा या ज्यादा जो भी हो। तो आइसोक्वांट shows all combinations of factors that produce a certain output. तो कैपिटल लगाएंगे, लेबर लगाएंगे और आउटपुट पाएंगे। आइसोकॉस्ट show all combinations of factors that cost the same amount. माने आइसोक्वांट ये बताते हैं कि आप अलग अलग फैक्टर लगा दो, आउटपुट सेम आएगा। और आइसोकॉस्ट बताते हैं कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर यूज कर लो, कॉस्ट मेरा सेम पड़ेगा। सर मतलब नहीं समझा ना? आइसो क्वांट बता रहा है कि आप कितना भी कैपिटल लगा लो, लेबर लगा लो, प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। प्रोडक्शन आप सर्टेन कर लोगे, भाई इतना तो मेरा प्रोडक्शन आ ही जाएगा। इतना कैपिटल लगाओ, कैपिटल बढ़ा के भी जो मिलेगा, लेबर बढ़ा के भी वही मिलेगा। माने मानो कि आप पैसा बढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या होगा सर? कैपिटल इंक्रीज करोगे बिजनेस में, लेबर इंक्रीज करोगे, या फिर कैपिटल डिक्रीज करोगे या लेबर डिक्रीज करोगे। आइसो क्वांट कहता है कि आपको वो चीज अचीव करना है, चाहे कैपिटल बढ़ा लो, चाहे लेबर बढ़ा लो, चाहे कैपिटल गिरा लो, चाहे लेबर कम कर दो, प्रोडक्शन आपको सर्टेन लेवल में मिलेगा, उसको अचीव करना है। एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने को ही आइसो क्वांट कहते हैं। एंड आइसो कॉस्ट कहते हैं दैट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर। माने ऐसे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आप लैंड को भी ले लो, कैपिटल, मैं यहाँ पर लैंड को थोड़ा इग्नोर किया सर, आप कैपिटल इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, कम करो, ज्यादा करो, सपोज आप कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, लेबर डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन कॉस्ट को सेम रखना है। कॉस्ट को सेम रखना है, किसी को बढ़ा लो, किसी को घटा लो, पर कॉस्ट को सेम रखना है। सर पॉसिबल है क्या? सर पॉसिबल तो रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल है, पर टारगेट रखना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा। सर कैसे होगा, समझाते हैं। तो isocost shows all combinations of factors that cost the same amount. So isocost and isoquant can show the optimal combinations of factors of production to produce the maximum output at minimum cost. यानी एक्चुअली अगर आप बिजनेस में आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट अचीव कर लेते हो तो आप मैक्सिमम आउटपुट पाओगे मिनिमम कॉस्ट में। और ये चीज आप जितना ज्यादा अचीव करोगे, आपका बिजनेस उतना अच्छा सरवाइव करेगा। जो कर लिया उसका जिंदगी बन गया, मतलब उसका बिजनेस बन गया। जो नहीं कर पाया वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है सर। इतना आसान नहीं है रियल लाइफ। बुकिश मैटर में तो समझ जाएंगे सर, थोड़ा समय दो समझ में आ जाएगा, बट रियलिटी में इसको अचीव करना इट्स नॉट एन वेरी इजी टास्क, मुश्किल होता है। तो पहले ना आइसो क्वांट को देखते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बोला ना कि लास्ट दिन हम लोग किताब से यहाँ से पढ़ रहे थे ना, ये देखो ये एक एक आइसो क्वांट है। अब मैं आपको यही ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है, एकदम क्लियर कट। देखो तो एक तरफ है कैपिटल का घर, दूसरी तरफ है लेबर का घर। इसे कहते हैं सर एक्स एक्सिस। मैंने डिमांड में भी समझाया, मैंने आप लोगों को सप्लाई में भी समझाया था। तो इधर कैपिटल वाई एक्सिस में कैपिटल शो करते हैं, लेबर को एक्स एक्सिस में शो करते हैं। सर ऐसा कोई नियम है क्या कि लेबर इधर ही दिखाना पड़ेगा?
नहीं सर, ये एज पर प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ चीजें एजम्पशंस होते हैं ना, तो देखा गया है कि लेबर को एक्स एक्सिस में शो करना ज्यादा सुविधा होता है मैथमेटिकली, और कैपिटल को वाई एक्सिस में शो करने में सुविधा होता है मैथमेटिकली, दैट्स इट। अब हम लोगों को मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें मैथ्स का एप्लीकेशन समझना है जितना जरूरी है, ठीक है। सो अभी अगर किसी के दिमाग में मैथ्स का कीड़ा चल रहा है तो आप अलग से रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। अच्छा, तो एन आइसोक्वांट, तो आइसोक्वांट shows different combinations of capital and labor that give the same output, that give the same output, ठीक है। अब कैसे हुआ देखो, एक तरफ से आप अपना ये मानो 1000 में है, ठीक है, कैपिटल मानो सब 1000 में है, 10,000, 20,000, ठीक है, 30,000, ये सब 1000 में है, और इधर यूनिट्स में है लेबर, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर। तो आप इधर देखो सर, आपका इधर 20,000 का कैपिटल है, ठीक है, दिस इज द एरिया, और 10 के 20 के बीच में मे बी 18 और 19 समथिंग आपका लेबर है, ठीक है। फिर देखो आप क्या करोगे, जब आपका इतना कैपिटल है और इतना लेबर है, तो आपका प्रोडक्शन एरिया, ये जो टीपीपी है ना, ये टीपीपी क्या होता है सर बोलो तो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, माने आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, या टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हो सर इसको सिंपल लैंग्वेज में, टोटल प्रोडक्शन। सो आपका कैपिटल यहाँ है, लेबर यहाँ है, आपका प्रोडक्शन लेवल यहाँ है। आप एक काम कर सकते हो, कैपिटल को थोड़ा सा कम कर दो, मे बी 10 में ला दो, 10,000 का कैपिटल कर दो, लेकिन अगर 10,000 का कैपिटल करना है तो लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, यू नीड टू इम्प्रूव योर, इंक्रीज योर लेबर। तो जब आप कैपिटल को कम करोगे, लेबर इंक्रीज करो, तो ये मानो 19 में था, वहां से ये 35 में चला गया लेबर, ठीक है, लेबर 35 में चला गया। सो जब आप कैपिटल कम करोगे तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी गलत बोला, जब आप कैपिटल को कम करोगे तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, लेबर कम करोगे तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी कर लो, कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले लो सर, कॉम्बिनेशन सब कुछ भी कर लो, आपका प्रोडक्शन एक ऑप्टिमम लेवल में या सेम लेवल में रहेगा। तो ये इसी लाइन में बन रहा है जिसमें आप 4,000 प्रोडक्शन कर रहे हो, 4,000 क्वांटिटी एग्जाम्पल, ठीक है। सर इसको रियल लाइफ में भी काफी सारा चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर सकता हूँ। रियल लाइफ में क्या चीज बताया जाए, एग्रीकल्चर से बताएं, आजकल एग्रीकल्चर में भी काफी कुछ हो रहा है। एक सेकेंड, यूजिंग मशीनरी इन एग्रीकल्चर, ये देखो सर, सर आजकल ना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट गजब का हुआ है, ठीक है, मैं ही ढूंढ रहा था और गूगल ने मेरा समझ गया, मेरे को नाम तो पता नहीं सर मशीन का, लेकिन मजा का बात देखो, गूगल मेरे को शो कर दिया, थैंक यू गूगल, ठीक है। ऐसे तो मैं रैंडम उठाता हूँ नजर, मैं भी हमेशा रेडी नहीं रहता, एक्चुअली क्या पढ़ाऊंगा, क्या बोलूंगा, इतना थोड़ी ना रेडी हो सकता है। जो भी हो, आप लोगों को समझ में आ जाए ये काफी है। सर आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ये देखो, ये मशीन से क्या हो रहा है बोलो तो, चाहे ये पैडी हो यानी राइस हो या फिर व्हीट हो, जो भी हो, मोस्ट प्रोबेबली ये पैडी लग रहा है, सॉरी व्हीट लग रहा है मुझे, व्हीट माने गेहूं, गम, ठीक है, पैडी माने धान माने राइस। तो चाहे पैडी हो या व्हीट, ये देखो काट रहा है मशीन से। सर अगर आप मशीन यूज करोगे तो ये मशीन एक दिन में जितना व्हीट को काट सकता है, ठीक है, जितना वेट को काट सकता है, हमारे देश में नॉर्मली अगर मैं इंडिया का बात करूं, ये मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन है, मुझे तो वही दिख रहा है सर, ये जमीन का स्ट्रक्चर और नेचुरल जो एनवायरनमेंट दिख रहा है मुझे, ये इंडिया नहीं लग रहा है। सर आपको कैसे पता, सर पता नहीं, ये इनर फीलिंग्स आता है सर, जगह देख के एक समझ में आता है कि देश है कि विदेश है, आप लोगों को भी आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली फॉरेन में दिख रहा है मुझे। सर आजकल इंडिया में भी हो रहा है बट कम, इंडिया में यही काम लेबर करते हैं। आप देखो कि इंडियन एग्रीकल्चरल कैसे होता है, जहां पर मशीन लगा है यहाँ पर क्या करेगा,
ये देखो हमारे देश में ऐसे होता है ना, ये देखो अगर चावल उठाना हो, धान उठाना हो, कैसे उठेगा सर? दिखाई दिया ना? हेलो, दिखाई दिया आप लोगों को? समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया में ज्यादातर केस में देखा जाता है कि मशीन कम यूज होता है, लेबर ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मशीन नहीं यूज होता, मशीन यूज होता है। हमारे जमीन में गाय भैंस मतलब ये बौलद भी यूज होता है, बट ट्रैक्टर भी यूज होता है, पावर टूलर यूज होता है। और आजकल सर धान कटाई मशीन भी आ गया ना, ये जैसे यहाँ कटाई कर रहा था, कहाँ चला गया? ऐसा मशीन भी आजकल आजकल में मुझे दिख जाता है सर। मैं देखता हूँ गांव गांव में मशीन लोग रेंट पे लेके धान काट लेता है, धान काट के गेहूं काट के साफ कर लेता है। मैंने एकदम बहुत इजीली हो जाता है, जो काम लेबर कर सकते हैं वो काम मशीन आके कर देगा। बट देर इज ए कैच सर, मशीन करेगा या लेबर करेगा, कॉस्टिंग देखना पड़ता है ना। अगर मशीन में दाम बढ़ जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में थोड़ा मिक्स दिखता है कि थोड़ा मशीन थोड़ा लेबर। तो मशीन को क्या बोलेंगे? मशीन चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, और लेबर के लिए भी वेजेस देना पड़ता है। तो आप कैपिटल में ज्यादा खर्चा करो या वेजेस में ज्यादा खर्चा करो, लेकिन आपका प्रोडक्शन को ऑप्टिमम रखना है, मार्केट में सेल करना है। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे हमको मार्केट में सेल करना है। अब ज्यादा मानो कि आप मशीन लगा दिए और आपका खर्चा ज्यादा हो गया, और आप मार्केट में मानो इंडियन मार्केट में 1 kg वीट का दाम है मानो 50 रुपीज। इन इंडियन मार्केट से फॉर एग्जाम्पल 1 kg वीट 50 रुपीज केजी में बिक रहा है, लेकिन आप मार्केट में जाके बोलोगे कि मेरा मशीन से कटा हुआ है, मैं तो 70 टका लूंगा। सर फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि भाई आप मशीन से काटे हो। मार्केट तो मार्केट के हिसाब से चलता है। तो अगर आप अपना कॉस्ट को मैनेज कर पाते हो तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, है ना? यू कैन ओनली सर्वाइव व्हेन यू कैन मैनेज योर कॉस्ट। आइदर यू यूज मशीनरीज और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और यू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के साथ जाओ और लेबर इंटेंसिव टेक्निक के साथ जाओ, या फिर मिक्स अप करो। सर कैपिटल इंटेंसिव में मैंने मशीनरी यूज करने से और एक सुविधा होता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड काम होता है। जैसे आज सुबह स्टॉक मार्केट का क्लास था, तो एक स्टॉक मार्केट में से एक सीनियर स्टूडेंट है, तो सीनियर मैंने काफी बड़ा है सर, तो उनका काफी एग्रीकल्चरल मार्केट में नॉलेज है। ठीक है, तो उनके साथ ही बात हो रहा था। तो हमारे वेस्ट बंगाल में ना कुछ एरिया है, जैसे गौड़बेता बोल के, ठीक है, वहां पर ना काफी सारा पोटैटो का ना काफी सारा अच्छा मार्केट है। गौड़बेता, चंद्रकोना, आरामबाग, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोटैटो मार्केट। बट उनके साथ यही बात हो रहा था कि इंडिया में स्पेशली इन आवर कंट्री या वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक है कि ज्यादातर केस में प्रोडक्ट ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जैसे कोलकाता में या सिटी में पोटैटो का कितना क्राइसिस चलता है, इवन लोग 50 रुपीज में भी पोटैटो खरीद लेता है। ठीक है ना, लोग प्रोडक्ट 50 रुपीज 60 रुपीज में भी परचेस कर लेता है। बट ऐसे एरिया में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आलू अच्छा होता है सर। ये इंडिया है, वेस्ट बंगाल है सर। ठीक है, ये देखो क्या लिखता है, बंगाल फार्मर्स नीड रिफॉर्म बट नॉट कंटेंडियस फार्म लॉज। ठीक है, रिफॉर्म चाहते हैं लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ के एग्रीकल्चरल लोगों को देखा मतलब प्रॉपरली इनके साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ये अभी भी ना बड़ा ही पुराने सिस्टम पे है। ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना अच्छा एक्सपोर्ट वैल्यू है, मैं आपको क्या बताऊं सर। एक सेकंड होल्ड करो ना, एक सेकंड होल्ड करो। आवाज येतो ते खूप जोरात ना? ओके सर, सर मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके सर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड
जहां पर साल भर एग्रीकल्चर होता है। बट प्रॉब्लम है सर, हमारे यहाँ पर किसान एडुकेटेड नहीं है, ठीक है। सेकेंडली हमारे यहाँ पर लोगों को ना टेक्निक नहीं आता, गवर्नमेंट भी अभी भी इस मैटर पे ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। मैंने यही पोटैटो मार्केट में यही फार्मर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकता है, साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर सकता है, जापान को एक्सपोर्ट कर सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इकोनॉमी में इतना बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। बट कुछ पॉलिटिकल रीजंस में, ठीक है, कुछ बदमाशी के कारण ये होने नहीं दिया जा रहा है सर। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बट इनको दबाया जा रहा है क्योंकि किसान का बेटा एडुकेटेड हो जाएगा, किसान के पास पैसा आ जाएगा, उनके पास सोच विचार का ताकत आ जाएगा, होने नहीं देंगे। आई डोंट नो सर, सीरियसली इतना अच्छा मार्केट को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सर बर्बाद करके कितना थी, जैसे देखो दुबई के पास तेल है, वो तेल बेचता है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हम उसको बेचेंगे। अब तेल कहाँ से लाएंगे दुबई के पास तेल है, वो तेल बेचता है, हमारे पास आलू है, हम आलू बेचेंगे, चावल है चावल बेचेंगे, जो है वही ना बेचेंगे। और लोग तेल खाने के खा के जी नहीं सकता, पर आलू खा के, चावल खा के, धान खा के, चाल खा के जी इंसान सरवाइव करता है। ये मैंने इतना अच्छा नीड क्रिएट कर सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, आप जितना सस्ता में अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। मैंने ड्यूरिंग दी क्या होता है सर, यहाँ पर अगर कभी भी पीक आवर में जाओगे ना, मानो कोल्ड स्टोरेज नहीं है प्रॉपरली, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है, यही आलू मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है 3 टका केजी, 10 टका केजी में लोग सेल कर देते हैं। क्यों सर, जब मार्केट में इनको अच्छा दाम मिल सकता है, क्यों 10 रुपीज केजी में सेल करेगा। इसके पीछे मेन प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन तो है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और प्रोडक्शन में भी ना फास्ट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे मशीन आके सारा चीज को जल्दी इकट्ठा कर देगा, क्योंकि इतना लेबर भी नहीं मिलता, लेबर नहीं मिलता। मैंने मानो ये अपने जमीन में किसी को अगर रखना चाहेगा, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये किसी को एम्प्लॉय करे, किसी को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दे। और अगर करने भी देना चाहेगा, वो बोलेगा भाई मैं बैंगलोर जाके लेबरी करूंगा, मेरे को डेली 700 टका मिलेगा, तुम मेरे को डेली 200 टका में लेबरी कराओगे, मैं तुम्हारे पास क्यों करूंगा। तो लेबर भी नहीं मिलता, और मशीन खरीदने का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करने दे रहा है। मैंने गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके देना है ना, तो ना जाके ये फार्मर भी सीना तान के चलेगा, पैसा का बर्बादी करे जा रहे हैं। डोंट नो सर, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहा था इस बार, पर उन्हें भी करने नहीं दिया। आई डोंट नो सर कब समझेगा देश, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिकल मैटर। आप लोग और रिसर्च करो, आप और पता चलेगा। मैं जस्ट आपको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझाने का कि ये जो आइसो क्वांट है, आइसो कॉस्ट है, ये बहुत अच्छा टेक्निक है सर। इस टेक्निक के ऊपर बेस करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट को कैसे कम किया जाए और प्रोडक्शन को सेम रखा जाए या बढ़ाया जाए, ऑप्टिमम, ठीक है। देखो यहाँ पर कैपिटल को इंक्रीज करो तो लेबर को कम करो, लेबर को इंक्रीज करो तो कैपिटल को कम करो, कुछ तो करना है, क्योंकि पैसा हमेशा शॉर्टेज होता है। पैसा अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है, ना तो आपके पास है, ना तो मेरे पास है, ना तो गवर्नमेंट के पास है। कोई बोलेगा सर अंबानी के पास है, नहीं सर उनके पास भी नहीं है। वो भी जियो लॉन्च किया है, जियो मार्ट लॉन्च किया है, ठीक है, जियो फाइबर लॉन्च किया, उनका भी पैसा का तंगी चलता है, ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए सबाई बुझते পারছে তো? हाँ, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ग्राफ क्लियर हो रहा है सर? बोलो। तो ये बना सर एक आइसोक्वांट कार्व। अब इसी तरह से आप एक क्यू 5 7 10 जितना आइसोक्वांट बनाना है बना लो, इसी तरह से सेम टाइप से। जस्ट यू नीड ए डेटा, सिमिलर डेटा मिलेगा तो आप बना दोगे। नहीं बना सकते हैं, आराम से बना दोगे सर। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ सर, कहानी में अभी ट्विस्ट है, कहानी में अभी बहुत मोड़ लेगा, ठीक है। वही मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ाया, नहीं सर हम लोग किसी को दिल छोड़ के नहीं आएंगे, हम लोग दिल लेके चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा देखो, सो 20,000 कैपिटल एंड 18 लेबर्स, इसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव। 9 कैपिटल 35 लेबर, इसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव। अब कंट्री टू कंट्री मैटर करेगा सर, है ना, कंट्री टू कंट्री मैटर करेगा। जिस कंट्री में जो अवेलेबल होगा वो कंट्री, जैसे इंडिया में लेबर ज्यादा अवेलेबल है तो हम लोग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते ज्यादा, जरूरत जितना है उतना तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में मिक्स कॉन्सेप्ट चलेगा, अमेरिका में लेबर नहीं मिलता, वो मशीन से ही करेगा।
नाउ आइसोक्वांट इज यूजुअली शेप्ड कॉनकेव। ये जो आइसोक्वांट कर्व है ये नॉर्मली कैसे शेप लेते हैं सर? कॉनकेव शेप लेता है। कॉनकेव इन द सेंस देयर इज टू काइंड ऑफ शेप अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स। एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, वो छोड़ो। एक होता है जो कटोरा का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। एक कोई भी बाटी या बॉल होता है ना सर, कटोरा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं बाटी। तो बाटी जैसे का उसका जो पीछे वाला हिस्सा जैसे होता है ना, इसको कॉनकेव बोलता है। और बाटी का इसको उल्टा कर दो, जब बाटी को हम लोग उल्टा करके रखेंगे तो ऐसे देखने में आता है ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये बात मैं बहुत बार किया, ठीक है। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आइसोक्वांट कैसे होता है सर? कॉनकेव होता है। कभी भी आइसोक्वांट कभी भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर। आइसोक्वांट ऑलवेज ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसे कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। कि बोझायचे की ना? अरे इतना सन्नाटा क्यों है, समझ में नहीं आया? हाँ सर। प्लीज सर, ठीक है। अच्छा, तो look at sir, an isoquant usually shaped concave because of the law of diminishing return। अच्छा, ये क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण होता है। अच्छा, ये डिमिनिशिंग रिटर्न हम लोग डिमांड में पढ़े हैं ना? हेलो, डिमांड कब जब पढ़े हैं तब भी हम लोग ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ सर, डिमिनिशिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग यूटिलिटी। माने क्या होता है सर? आप कितना भी ज्यादा कैपिटल लगा दो, कितना भी ज्यादा लेबर लगा दो, एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप और ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। तो रिटर्न कम हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट शायद बढ़ जाएगा पर रिटर्न कम हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बेकार जा रहा है तो इन्वेस्ट करना कम करो, क्योंकि रिटर्न और बढ़ेगा नहीं। लेकिन क्या होता है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है लेकिन रिटर्न नहीं आता। माने मानो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस करके पैसा मिल गया तो उसको लगता है कि सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि और रिटर्न मिलेगा। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है सर, ठीक है। रियल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारा पैसा एक ही में डाल दिया तो डिमिनिशिंग रिटर्न चालू हो जाएगा। तो और ज्यादा देने से और आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण होता है मैंने प्रोडक्शन में। तो आइसोक्वांट इज यूजुअली शेप्ड कॉन्वे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। माने बेसिकली आप आप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाओगे सर, आपका लेबर बढ़ेगा पर कैपिटल घटेगा, या कैपिटल बढ़ेगा तो लेबर घटेगा, कुछ तो होगा। तो ये जो डिमिनिशिंग एस्पेक्ट है ना, जो धीरे धीरे आपके रिटर्न को कम कर देगा। भले ही आप बढ़ाने का कोशिश करो तो ऑटोमेटिकली कॉनकेव शेप ले लेगा। कैसे होगा मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ सर। मैं बोला ना ग्राफ में थोड़ा ट्विस्ट है। तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। सर ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी ना हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में कवर किए हैं। जिनका डिमांड कंप्लीट हो चुका है उनको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर में एमआरएस बोल के कॉन्सेप्ट था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा बैकअप से कर लो, अभी बाद में लाइव क्लास वापस कर लेना जब मिले तो इसमें एक चीज होता है सर, डेल्टा कैपिटल बाई डेल्टा लेबर। माने आप कितना कैपिटल चेंज कर रहे हो एज पर द लेबर। माने आप कैपिटल कितना चेंज घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो डिपेंडिंग ऑन द लेबर, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल चेंज कर रहे हो 2% और लेबर चेंज कर रहे हो 1%, तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनेगा 2, ठीक है। अब सर ऐसे कैसे बनेगा, मैं चलो समझाता हूँ। डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर देखो क्या होता है, बिजनेस में हमेशा एक प्रोडक्शन करने के टाइम पे सोच विचार करके करना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, हमें प्रोडक्शन भी मेंटेन करना है और कॉस्ट को भी मेंटेन करना है। यू नीड टू मेंटेन दिस। हाथ से बाहर चला जाएगा तो बड़ा बड़ा बिजनेस धोखा खा जाता है। हाथ से बाहर चला जाएगा तो बड़ा बड़ा बिजनेस धोखा खा जाता है। धोखा माने मुश्किल में आ जाता है। यू नीड टू मेंटेन सर। तो क्या करना है सर, मानो आपका 40K का कैपिटल था, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज बोला है, जब 40K का लेबर कैपिटल है आपका, तब आप 2 यूनिट लेबर दे रहे हो बिजनेस पे, लेकिन बिजनेस आपको सजेस्ट कर रहा है इफ यू कैन इंक्रीज योर लेबर, ओके, सपोज आप 2 से 3 लेबर बढ़ाओगे, माने एक लेबर बढ़ाओगे, डेल्टा एल, माने डेल्टा माने चेंज। सर ये ग्रीक ग्रीक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैथ में बचपन में भी लोग पढ़ते हैं सर, डेल्टा गामा थीटा ऐसे पढ़े ना, वही डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किसी भी चीज को चेंज करने को डेल्टा कहा जाता है। डिमांड में भी जानते हैं सर हम लोग, डिमांड क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डेल्टा इक्वल चेंज। सो अगर आप 2 से 3 में लेबर को चेंज करते हो, माने एक लेबर बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे आप एक लेबर बढ़ाओगे कैपिटल आपको घट जाएगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि कहना ये चाह रहा है कि अगर लेबर बढ़ा देंगे तो शायद एक मशीन का इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, ठीक है, लेबर बढ़ जाएगा तो एक मशीन का इन्वेस्टमेंट शायद कम हो जाए, जो काम मशीन कर सकता था वो लेबर भी कर सकता है। तो अगर मैं लेबर बढ़ाऊंगा तो मशीन कम कर दूंगा, तो मशीन कम कर दूंगा तो कैपिटल खर्चा कम हो जाएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि इफ यू इंक्रीज योर लेबर देन योर कैपिटल विल डिक्रीज 40 से 30। तो इफ द फार्म एम्प्लॉय 2 लेबर एंड 40,000 अमाउंट, ठीक है, कैपिटल, देन एम्प्लॉइंग 1 एक्स्ट्रा वर्कर कैन एनेबल इट टू सेव 10,000। एक लेबर लगाओगे तो 10,000 इन्वेस्टमेंट बचेगा। हाँ, ऑब्वियसली लेबर को भी कुछ पेमेंट करना होगा, बट यहाँ पर अंडरस्टैंड करो कैपिटल में क्या सुविधा हो रहा है। तो दिस इज क्वाइट एन एफिशिएंट सेविंग्स। आप 10,000 कैपिटल बचा सकते हो, उसमें से लेबर का तनख्वाह भी निकल जाएगा। तो फार्म ओनली हैज टू पे 1 एक्स्ट्रा वर्कर बट कैन सेव द कॉस्ट ऑफ 40। एक लेबर का पेमेंट करो, एक एक्स्ट्रा लेबर का पेमेंट करो, आप अप्रोक्स 40,000 माने 40 से 30 माने 10,000 का सेविंग्स हो जाएगा आपका, माने कैपिटल चेंज हो जाएगा 10,000। द फर्म ओनली हैज टू पे 1 एक्स्ट्रा वर्कर बट कैन सेव द कॉस्ट ऑफ 40। सॉरी, कॉस्ट ऑफ 40 होगा क्या, 40,000 का कैपिटल है, इधर 30K माने 10,000, अच्छा 30 इधर 12 इधर 10, 4,000। हाँ, मैंने 4,000 प्रोडक्शन में लग रहा है ना, माने अगर एक एक यूनिट प्रोडक्शन करने में 4,000 का टोटल यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो 10,000 करके अगर पर यूनिट कैपिटल लग रहा है तो 4,000 इंटू 10, इसीलिए बोला 40 का आपका बच जाएगा, 4,000 इंटू 10 करके आपका सेविंग्स हो सकता है, और वही सेविंग्स को आप दूसरे जगह में यूज कर सकते हो। दैट्स वाई दे दैट, ठीक है। अब आगे देखो, खेल में भी बाकी है। अब देखो, हाउएवर एट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 9 लेबर, मानो आप लेबर और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, 2 से 3, आप डायरेक्ट 9 पे आ जाओ, माने इंक्रीज करके 9 लेबर, एम्प्लॉइंग एन एक्स्ट्रा वर्कर एनेबल सेविंग्स ऑफ ओनली 2 कैपिटल। मानो आप जब आप 9 कैपिटल दे रहे हो, आपका पहले कैपिटल था आपका, एक सेकेंड, आई थिंक 12 था, 12,000 कैपिटल था। जब आपका लेबर 8 से 9 हुआ, आपका कैपिटल गिर के 10 हो गया, कैपिटल गिर के 10 हो गया। सो जैसे ही आपने कैपिटल लेबर बढ़ा रहे हो, आपका कैपिटल सेविंग्स हार्डली 2,000 है, आपका कैपिटल सेविंग्स हार्डली 2 कैपिटल। So therefore, more that worker are employed, there is a diminishing rate at which you can substitute the other factor। माने क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे ज्यादा लेबर बढ़ाने चाहोगे आपका सेविंग्स कम हो जाएगा। माने ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, नॉट नेसेसरी, इवन आपका सेविंग्स भी गिर जाएगा। दिस इज व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लेबर इज वेरी हाई। डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लेबर माने माने आप तो लेबर बढ़ा रहे हो पर प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं है। तो अगर आपका लेबर बढ़ा के भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो शायद लेबर बढ़ाने का जरूरत नहीं है, शायद लेबर बढ़ाने का इंपॉर्टेंस या जरूरत नहीं है, तब कंपनी को सोच लेना चाहिए। अब क्या होता है ना, हम लोग मार्केट में देखते हैं कभी कभी कंपनी जॉब क्रिएट करता है और कभी कभी कंपनी ले ऑफ भी करता है। ले ऑफ माने जब कंपनी एम्प्लॉय को क्या कर देता है सर, हेलो, ले ऑफ करना माने क्या, जॉब से हटाना, है ना। अरे समझ में आ रहा है ये सर, नो, खबर आता है ना कि ये कंपनी ने मार्केट से आईटी सेक्टर में ज्यादा दिखता है, आईटी सेक्टर में ज्यादा दिखता है, ये कंपनी आपको बीच बीच में बोलेगा कि भाई मैंने कंपनी इतना लोगों को ले ऑफ कर दिया, ठीक है। अलग अलग रीजंस होते हैं, बट ज्यादातर केस में ना कंपनी अपना कॉस्ट कट करने के लिए करता है।
प्राइवेट जॉब में, और गवर्नमेंट तो जॉब क्रिएट ही नहीं कर पाते क्योंकि बिजनेस नहीं है ना। गवर्नमेंट अगर बिजनेस करेगा तब ना, गवर्नमेंट बिजनेस कर ही नहीं सकता, माने कर नहीं सकता, नहीं कर नहीं पाता, ठीक है। और प्राइवेट में वो अपने हिसाब से चलता है, जब जरूरत होता है लेता है, जब नहीं होता है बोलता है कि भाई ठीक है अब कुछ दिन जाओ। सर ये तो खराब बात है। नहीं सर, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। खराब अच्छा का क्या करें, बिजनेसमैन भी तो प्रॉब्लम में पड़ता है, मार्केट डिमांड खराब होगा तो उनका भी तो बिजनेस खराब जाएगा, तो कितना अपने घर से थोड़ी ना सैलरी दे पाएगा। So as one moves down the isoquant, output remain the same. Therefore, the output gained from employing more labor must equal the output lost from the employing more capital. तो इसको ना कुछ इस तरह का इक्वेशन में डेवलप करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन, फिजिकल प्रोडक्शन, एंड माने आप इसको एमपी बोलो, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर दैट इज इनटू डेल्टा एल, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू डेल्टा के। डेल्टा के माने कैपिटल। अब इस इक्वेशन से आप यहाँ पर भी और एक ग्राफ को देखो, ये देखो, ये डिफरेंट आइसोक्वांट है, अलग अलग आइसोक्वांट। सर ये अलग अलग आइसोक्वांट क्या बताना चाहता है, देखो ये एक आइसोक्वांट है, इसका नाम है आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2, आइसोक्वांट 3, आइसोक्वांट 4, आइसोक्वांट 50। मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मान रहे हैं आइसोक्वांट 1 में आपको 4000 का प्रोडक्शन होता है, आइसोक्वांट 2 में 5000 का, आइसोक्वांट 3 में उससे ज्यादा, माने 5000 से भी ज्यादा, मोर देन 5000। इस तरह से जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है लेबर कैपिटल, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन लेवल एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा। नाउ पॉइंट इज दैट इन द शॉर्ट रन ए फर्म फेसेस ट्रेड ऑफ। शॉर्ट रन में फर्म को ना एक ट्रेड ऑफ मिलता है। ट्रेड ऑफ माने बैलेंसिंग। ट्रेड ऑफ क्या होता है सर, बैलेंस करना। माने ट्रेड ऑफ क्या होता है, जब दो डिफरेंट सिचुएशंस में कोई बैलेंस करके चल पाता है ना, तो उसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस माने दो अलग अलग फोर्स, नेगेटिव बने ऑपोजिट फोर्स, लेकिन आपको बैलेंस करना है। तो शॉर्ट टर्म में फर्म को ट्रेड ऑफ होता है along the particular isoquant, but in the long run a firm can invest in increasing capital stock and produce at higher output. तो शॉर्ट रन में उसको बैलेंस करना पड़ सकता है, बट लॉन्ग रन में बिजनेस अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। अब इसको समझने के लिए भी ग्राफ का सहारा लेते हैं, लेकिन ग्राफ को समझने के लिए पहले आइसो कॉस्ट समझाते हैं सर, ठीक है। अच्छा प्लीज टेल मी, मैं आपको इतना देर से आइसो क्वांट समझाया, अब मैं आपको आइसो कॉस्ट समझाने जा रहा हूं, और फिर दोनों मिला के एक कॉम्बो करूंगा, ठीक है। प्लीज टेल मी, मुझे आइसो क्वांट समझ में आया कि नहीं आया, इतना मुझे बताओ। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে সবাই? আইসো কোয়ান্ট সবাই বুঝতে পেরেছে? हाँ सर। ओके सर। मैंने ये जो लास्ट दिन हम लोग क्लास में एक ग्राफ देख रहे थे ना स्टडी मैट से, मेरा जो स्टडी नोट्स है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर आपको डिफरेंट आइसो क्वांट दिख रहा है। इसका मतलब ये है सर कि ऑब्वियसली हायर आइसो क्वांट आपको हायर प्रोडक्शन देता है, नो डाउट, लेकिन क्या ये आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्टिमम दे रहा है? इसी को जानना। मैंने ज्यादा लेबर दोगे, जैसे मानो आपने इधर कैपिटल दिया ना, इधर लेबर दिया, ज्यादा कैपिटल देने से और ज्यादा लेबर देने से ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ज्यादा लेबर कैपिटल क्या कॉस्ट को झेल पा रहा है, ये चीज भी देखना है। पैसा डालने से बिजनेस ऑब्वियसली बढ़ सकता है, बट सर नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ठीक है। लेबर डालने से ही बिजनेस बढ़ेगा, नॉट ऑलवेज। इसका डिमांड सप्लाई के साथ भी कनेक्शन है, वो कनेक्शन मैं बाद में जोड़ता हूं, पहले आप इसको समझो। आइसो कॉस्ट क्या है सर? जैसे मैं आपको पहले ही बोला, क्या आइसो क्वांट बने, आप अलग अलग लेबर कैपिटल डालते जाओ, प्रोडक्शन को एक सर्टेन लेवल में, ऑप्टिमम लेवल में मैनेज करना है। आइसो कॉस्ट बोल रहे हैं कि भाई आप अलग अलग फैक्टर डालो, मैं कॉस्ट को मैनेज करूंगा, कॉस्ट को कांस्टेंट रखूंगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि लेबर कैपिटल दिया जा रहा है बिजनेस में, जैसे मानो 30,000 का कैपिटल दिया, लेबर भी 30 यूनिट्स का दिया, ठीक है। 10,000 का कैपिटल दिया, 50 यूनिट का लेबर दिया, दोनों को जब कनेक्ट किया गया तो एक सर्टेन पॉइंट पे हमें एक लाइन मिला, इस लाइन को आइसो कॉस्ट लाइन बोल रहा है। और इसमें पता लगा कि इतना लेबर और कैपिटल मिलके
टोटल बिजनेस में 4 लाख का खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर तो पाउंड में दिया है, आप इसको डॉलर में भी समझ सकते हो, रुपीज में भी समझ सकते हो। मैं इसको रुपीज में बोलता हूँ कि रुपीज 4 लाख से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये पाउंड है सर, ये यूके पाउंड में दिया हुआ है सर, वो तो यूनिट है करेंसी का, उससे क्या लेना देना। तो रुपीज 4 लाख मेरा खर्चा पड़ रहा है ना। पॉइंट इज दैट कि आप इस खर्चे को मैनेज करना है। ऐसा नहीं करना है कि ज्यादा लेबर वेजेस लेके खर्चा को बढ़ा देंगे, नहीं सर, यू हैव टू मैनेज। पापा या माँ आपको पॉकेट मनी देता है ना, और आपको उसी पैसे से मैनेज करना पड़ता है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो माँ पापा आपको डांटते हैं कि बेटा इतना खर्चा कहाँ कर रहा है। क्या है ना, फिर भी नॉर्मल फैमिली मैटर में थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत का बात चलता है, लेकिन बिजनेस प्यार मोहब्बत से नहीं चलता सर, बिजनेस सिंसियरिटी एंड कॉन्सियसनेस से चलता है। घर के पैसे से बिजनेस नहीं होता, शुरू होता है। घर के पैसे से बिजनेस शुरू हो सकता है, लेकिन बिजनेस के पैसे से बिजनेस को चलाना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आप पॉकेट मनी खत्म हो जाते तो पापा को जाके बोलते हो। बिजनेस में भी ऐसा आदत रखोगे ना कोई कि पापा सारा खर्चा हो गया, फिर से पैसा दो बिजनेस के लिए, नहीं सर, यू आर अ रॉन्ग मैनेजर। अगर आप बार बार घर से पैसा लेके बिजनेस में डालोगे ना रेगुलर मैनेजमेंट के लिए, तो बहुत खतरनाक है, वो बिजनेस चल नहीं पाएगा। आपको जो पैसा मिला था वहां से रेवेन्यू जनरेट करो, उसी रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट करो, फिर उसी प्रॉफिट से कैपिटल को इंक्रीज करते रहो। हो सकता है टाइम लगेगा, कभी 1 साल लग सकता है, कभी 2 साल लग सकता है, कभी 3 साल, कभी मे बी 10 years भी लग सकता है, बट शुरू तो करो। ज्यादातर लोग इसीलिए बिजनेस करने से डरते हैं क्योंकि बिजनेस टेक्स टाइम, बट नॉट ऑलवेज। अगर आइडिया में दम है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही प्रॉफिटेबल बिजनेस चालू कर दिया, मार्केट में डिमांड है तो हो जाएगा। लेकिन सरवाइव करने के लिए कॉस्ट मैनेज करना जानना चाहिए। हो सकता है कि आइडिया में दम था, प्रोडक्ट में डिमांड था, आपने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आगे जब बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हो या फिर बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हो, शायद मैनेज नहीं कर पाए तो बिजनेस डूब गया। ऐसा बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलता है आसपास में, ठीक है। सर बिजनेस डूबना कोई खराब बात नहीं है, माने खराब इन द सेंस, मैं कहना ये नहीं चाहता कि वो हार गया। दैट इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग सर। इंसान कभी हारते नहीं है, या तो वो जीतते हैं या तो वो सीखते हैं। हारने किसको बोलते हैं सर? हार किस चीज को बोलते हैं? मैं तो नहीं मानता हार बोल के कोई चीज होता है कि मैं हार गया। हारा कहाँ? कल ग्लेन मैक्सवेल को देखा आप लोगों ने? हेलो, अरे बोलो सर। यस सर, क्या किया कल ग्लेन मैक्सवेल ने? मैच देखा आप लोगों ने? डबल सेंचुरी सर। सर डबल सेंचुरी तो छोड़ो, उसका हालत क्या हुआ था वो बताओ मुझे। देखा आप लोगों ने? मैच देखा क्या? उसका दर्द देखने लायक था। ये देखो ये शॉट उसका दर्द, मैंने एगोनी समझते हो, भयंकर पेन, मैंने इमेजिनेशन के बाहर। अंपायर जाके उसको पकड़ रहे हैं वैसे हालत से। ये देखो खड़ा खड़ा देखो ना, पैर हट रहा है ना कुछ, क्योंकि उसका पैर चल नहीं सकता। मैंने ही कांट मूव हिज लेग एक्चुअली। इवन बॉडी में भी पेन हो रहा था, पेन किलर काम नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, फिर बाद में पेन किलर, लास्ट ओवर में पेन किलर काम किया, तो लास्ट ओवर में ही खत्म कर दिया। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ये था कि एक चोटिल बैट्समैन जिसका लेग हिल नहीं रहा है, हम उसको आउट नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान भी एक स्ट्रेटेजी में गलती किया सर, मेरा मानना कि जब बैट्समैन का पैर नहीं हिल रहा है तो आप बॉडी लाइन में क्यों बॉल कर रहे हो, दूर क्यों नहीं कर रहे हो सर? हाँ, बाउंस नहीं मार रहे हो, आप क्यों उसको बोल्ड करने का कोशिश कर रहे हो? उसको लग रहा है कि इसका पैर नहीं हिल रहे तो बोल्ड कर देंगे सारे के सारे। और देखो ऐसे वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, वी ऑल नो ग्लेन मैक्सवेल को। और क्या किया कल, मैंने कल जो किया ना वो आउट ऑफ इमेजिनेशन है। मैंने वीरेंद्र सहवाग अच्छा ट्वीट किया, बोलता है कि इस पे मेरा माता आ गया। वो होता है ना, हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना भौर হয়েছে, मैंने भगवान से গেছে। हाँ, नॉन बंगाली बैकग्राउंड में बोलते हैं माता आ गया, तो माता ही आ गया था इसके ऊपर सीरियसली, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड में उसका कैप्टन खेल रहा था पैट कमिंस। तो पैट कमिंस भी ना सोच रहा है कि क्या करे, मैंने वो सिर्फ हंस रहा है और उसको बोल रहे कि भाई नहीं हो रहा है तो जा,
लेकिन और तो बैट्समैन नहीं है, 7 विकेट गिर चुका है। तो ग्लेन का टेम्परमेंट क्या दिखाया सीरियसली, इसको कहते हैं मैंने हीरोइक सिचुएशन। सीरियसली मैंने सीखने लायक है। मैच देखो लास्ट, मैंने 100 के बाद का देखो, मैंने नेक्स्ट 100 देखो। पहला 100 में तो सब ठीक ठाक था कि क्या कतराया उसमें, उसके बाद भी उठ के कैसे खेला। ये लर्निंग लेसन है सर। अगर आप देखो, देखे नहीं हो लाइव तो वीडियो देखो, लास्ट 100 देखना तो पता लगेगा। मैंने 200 में से पहला 100 तो एकदम ठीक ठाक से कर लिया, बट जब बाकी नेक्स्ट पार्ट किया ना, वो देखने लायक है। एक एक बैट्समैन का पैर नहीं हिल रहा है, मारने जा रहा है ना, पेन हो इतना हो रहा है कि जो मैंने सहनीय नहीं है सर, असहनीय है, ऐसे हालत में खेल रहा है। चलो समझने के लिए याद आ गया। नहीं, मैं सुबह से याद कर रहा हूँ, मैं सीरियसली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जो कल ग्लेन ने खेला है। ओके, तो सर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट कॉस्ट इज सेम टू एम्प्लॉय। नाउ पॉइंट इज दैट सर, अब इधर क्या कर रहा है, आइसो कॉस्ट क्या कर रहा है सर, इफ वी एम्प्लॉय 30,000 एंड 30 लेबर, तो टोटल कॉस्ट बता रहे सर 2 लाख आपका एम्प्लॉय पे कैपिटल पे जाएगा और लेबर के पीछे 2 लाख जाएगा, ठीक है। तो 30 के लेबर, 30 के इन द सेंस के फॉर कैपिटल 30 यूनिट्स में बता रहे हैं, तो टोटल कैपिटल खर्चा हो जाएगा 2 लाख और लेबर पे खर्चा हो जाएगा 2 लाख। इफ वी एम्प्लॉय 10 के लेबर कैपिटल एंड 50 एल लेबर, तो हमारा खर्चा पड़ सकता है इतना, यानी कैपिटल के पीछे 66.666, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट कम हो गया सर यूनिट, और लेबर के यूनिट अभी बढ़ गया 30 से 50 हो गया, 3,33,333। लेकिन आप एक चीज देखो कि जब आपका 30 के कैपिटल था और 30 एल लेबर था, तब भी 4 लाख का खर्चा है। और जब आपका कैपिटल कम कर रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो, तो भी मे बी इंडिविजुअल यूनिट पे चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल 4 लाख चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सर बजट हमेशा क्या होता है, बजट हमेशा लिमिटेड ही होता है। अनलिमिटेड बजट किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड का अनलिमिटेड बजट है। डिपेंड, मैंने मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इवन अंबानी का भी अनलिमिटेड बजट नहीं होता। मैंने किसी को लगता है अंबानी है बहुत पैसा है, अरे नहीं बाबा, उसका खर्चा भी बहुत है, इतना बड़ा बिजनेस फैला के रखा है, तो ऐसा नहीं है। तो जब आप प्रोडक्शन को सेम लेवल में रख के कॉस्ट को मैनेज करोगे, तो उसे आइसो कॉस्ट कहते हैं। अब कहानी में बाकी है, देखो आइसो कॉस्ट विथ चेंज इन कॉस्ट ऑफ लेबर। मानो कि लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका आइसो कॉस्ट लाइन चेंज हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल वही था बट लेबर चेंज हो रहा है, तो लेबर का कॉस्ट मानो पहले यहाँ लेबर का कॉस्ट पड़ता था, अभी लेबर का कॉस्ट इस एरिया में चला गया, तो टोटल कॉस्ट चेंज होके 3 लाख हो जाएगा। मैंने पहले इधर था अभी इधर आ गया, पहले इधर था अभी मानो इधर आ गया, तो आपका लेबर कॉस्ट भी चेंज होके 3 लाख पे आ गया। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या बता रहे, 3 लाख रुपीज माई विथ लेबर मोर एक्सपेंसिव। जब लेबर एक्सपेंसिव हो जाएगा और आपका लेबर बढ़ सकता है, तो आपका आइसो कॉस्ट लाइन भी चेंज हो सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट, यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपको सुविधा होगा सर। इनिशियली द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज बोथ 5,000 रुपीज, ओके। तो अगर कॉस्ट ऑफ लेबर 5,000 रुपीज है एंड कैपिटल बोथ, तो 60 लेबर इक्वल्स टू 60 इंटू 5,000 पर लेबर, तो टोटल खर्चा क्या हो जाएगा 3 लाख। However, if labor cost rises to 10,000, माने पर यूनिट लेबर का खर्चा अगर 10,000 हो जाता है, तो 10,000 इंटू 60 हो जाएगा, तो वही 3 लाख और 3 लाख बढ़ जाएगा। देन आइसो कॉस्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट, आपका आइसो कॉस्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ टू कीप द कॉस्ट एट 3 लाख, लेकिन आपको कॉस्ट को 3 लाख ही रखना है। फार्म कोड ओनली एम्प्लॉय 30 वर्कर। बात को समझे, बात समझे ना, नहीं समझे, मैचिंग, ठीक है। यू नीड टू मैच, माने आपका पैसा लिमिटेड है ना, तो मार्केट में लेबर का कॉस्ट बढ़ गया। पहले एक एक लेबर के लिए 5,000 का कॉस्ट पड़ता था पर लेबर, तो आप 60 लेबर रखते थे तो 3 लाख खर्चा हो जाता था। अभी लेबर 5,000 से बढ़ के 10,000 हो गया,
तो आपको क्या करना है, लेबर को कम करना है। पहले 60 लेबर रखते थे, अब 30 लेबर रखो, तो कॉस्ट लाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब 30 लेबर ही रख पाओगे। 10,000 इंटू 30 तो 3 लाख ही रखना है ना, बजट में रहना है सर। यू कांट चेंज योर बजट एवरी डे, इट्स नॉट इजी। कहां से आएगा पैसा, ऊपर वाला थोड़ी ना ऐसे पैसा बरसाता है, पैसा कमाना पड़ता है। यू नीड टू मेक मनी, पैसा कहीं से ऊपर से नहीं मिलता, बारिश नहीं होता तो बारिश कर दे पैसे की गाने में हो सकता है, ठीक है। रियलिटी में पैसा का बारिश नहीं होता ऐसे, मूवी के कहानी में होता है, रियलिटी में ऐसे थोड़ी होता है। यू नीड टू अर्न। स्लोप ऑफ एन आइसोकॉस्ट इज देयरफॉर पीएल बाय पीके। मैंने ये हो गया स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं सर, दिस इज द स्लोप। पहले आइसोकॉस्ट इधर हुआ करता था, अब आइसोकॉस्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया सर। हाँ, कुणाल, क्रिश, साहिल, सोमनाथ, सुमित, तुषार, बोलो बोझे যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? मानसी, হ্যাঁ স্যার। ओके सर। सर अब बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अरे यही तो है खेल, क्योंकि बिजनेस को हमेशा थोड़ी ना एक ही जगह में रखना है। एक एंटरप्रेन्योर क्या कोशिश करता है, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपना प्रॉफिट को बढ़ाना ही तो चाहेगा। तो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, a farm will wish to produce at the point of the highest possible isoquant and minimum possible isocost। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो कोशिश क्या करना है कि मिनिमम कॉस्ट लेवल में आपका कॉस्ट लेवल मिनिमम हो और प्रोडक्शन लेवल मैक्सिमम हो। इफ यू कैन मैनेज दैट पॉइंट, then only you can maximize your profit, then only you can maximize your profit। now graphically कोशिश करते हैं समझाने का आपको। सेम काइंड ऑफ ग्राफ हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़े थे, याद है सर? ग्राफ देखने में सेम है, মনে পড়ছে সবাইকে যারা করেছে कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड में। ये देखो, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था, ये रहा, देखो, बजट लाइन, प्राइस लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस, डिमांड का पार्ट था सर। यहाँ पर हम लोग सिमिलर ग्राफ पढ़े हैं, लेकिन ये ग्राफ देखने में सेम है, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ एडुकेशन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर पॉइंट अलग था, यहाँ पर पॉइंट अलग है, लेकिन पैटर्न वही बनेगा सर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस ग्राफ का सिमिलरिटी बताने के लिए दिखाया। देखो, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन है, माने आइसोक्वांट लाइन, ये सारे आइसोक्वांट लाइन है, डिफरेंट लेबर एंड कैपिटल के बेसिस में। तो करना क्या है, एक तरफ आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक तरफ आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। जो आपको ग्राफ पेपर बचपन में मिलता है तो वही ग्राफ पेपर में ये सब होता है। एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बचपन वाला ग्राफ पेपर ही है, जो क्लास 10 में भी मैथ्स होता था ना ग्राफ पेपर का, वही ग्राफ पेपर है सर। जिनको नॉलेज नहीं है कि भाई ये कहाँ से आ जाना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एज पर ग्राफ पेपर जो मैथ्स में यूज होता है। तो एक्स एक्सिस में लेबर, वाई एक्सिस में कैपिटल। अब आप एक एजम्पशन लगाओ, भाई तीन, पहले ना ये तीन आइसोक्वांट लाइन ड्रॉ कर लो, तीन आइसोक्वांट लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और एक आपका ये जो आइसोकॉस्ट लाइन देख रहे हो सर, आप ये भी कर सकते हो कि आइसोकॉस्ट लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें आप 60 यूनिट लेबर बना रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो, आपका बजट है 4 लाख का टोटल कॉस्ट, तो मैक्सिमम आउटपुट फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 4 लाख। तो 4 लाख आपके पास है और आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो बेसिकली ये ग्राफ आपको क्या सिखाना चाहता है कि जो लाइन टोटल कॉस्ट एंड टोटल क्वांटिटी, माने आइसो क्वांट लाइन और आइसो कॉस्ट जिस पर्टिकुलर पॉइंट में टच करके निकलेगा दोनों, ठीक है, टच करके ये वाला कहाँ चल दी, मेरे को जोड़ ले, समझ रहे हो सर? गाना याद आ गया मुझे इसलिए मैं गा दिया सर, लेकिन आप समझ लो, टच करके कहाँ चल दी, कौन बोल रहा है? टोटल कॉस्ट गा रहा है, ठीक है, टोटल कॉस्ट माने आइसो कॉस्ट गा रहा है, तो आइसो कॉस्ट ये गाना गा रहा है कि टच करके किसको बोल रहा है?
आइसो क्वांट को बोल रहा है, कहाँ जल्दी? तो जिस पॉइंट में आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट को टच करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन लेवल, बिकॉज आपका कॉस्ट मिनिमम रखना है और प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। लेकिन सर 4,500 भी तो हो सकता था, लेकिन सर आपके पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अमाउंट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप और भी लेबर या कैपिटल डालोगे ना, मार्केट में डिमांड का प्रॉब्लम है, शायद पैसा तो डाल दोगे पर मे बी देयर इज अ डिमांड इशू, करोगे तो शायद उतना प्रॉफिट नहीं आएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा, और ये जो नीचे वाला कार्व है ये आपका क्या हो जाएगा ना, लोअर यूज हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मार्केट डिमांड से भी नीचे रह जाओगे। तो 4,000 प्रोडक्शन मार्केट के लिए ठीक है, 4,500 में कॉस्ट बढ़ सकता है या डिमांड में इश्यूज होकर लॉस हो सकता है। इसीलिए आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट में ही प्रोडक्शन करना चाहिए, तो जाके आप बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर पाओगे। तो द पॉइंट एट विच आइसो कॉस्ट touch the iso quant line or iso quant curve touch the iso cost line is the particular level of production area. तो ये एग्जांपल भी बता रहा है सर। इन दिस एग्जांपल we have 1 iso cost and 3 iso quant with the iso cost of 4 lakh amount, the maximum output a farm can manage would be 4,000 production total production if it produced at say 13k, ठीक है, अगर मानो 13k में प्रोड्यूस कर रहा है दिस वन, ठीक है, if it produces 13k and 48 labor and 48 labor, it would be only able to produce 3,500। माने अगर आपका लेबर कम है और कैपिटल भी कम है, ठीक है, तो आप हार्डली 3,500 प्रोडक्शन कर पा रहे हो। दिस वन, ये देखो, ये 10 से थोड़ा ज्यादा है इसलिए इसको 13 लेबर मान रहा है, और ये 40 और 50 के बीच में है ना, इसलिए इसको दिस वन कुछ इस तरह का, इसलिए इसको ऐसा इस पॉइंट में माना गया, ठीक है। तो 13 लेबर 48 के मैंने कैपिटल, तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपका ग्राफ ऐसे हालत में मैंने आप 3,500 हार्डली प्रोडक्शन कर पाओगे, लेकिन अगर आप ज्यादा करना चाहोगे, जैसे टोटल प्रोडक्शन जब आप 4,500 करना चाह रहे हो, तब प्रॉब्लम क्या है, 4,500 में क्या है, विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट बियॉन्ड 4 लाख, आपके पास बजट लिमिटेड है ना, तो 4 लाख से ज्यादा आपके पास अभी है नहीं, तो आप 4,500 प्रोडक्शन करेंटली पॉसिबल नहीं है, या फिर मार्केट भी नहीं है शायद। इसीलिए द बेस्ट आइडिया इज लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड एट आइसो कॉस्ट। प्रोडक्शन करो आइसो कॉस्ट में, जहां पर आपका कॉस्ट है 4 लाख और प्रोडक्शन होगा 4,000 यूनिट। दिस इज द लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हर बिजनेस यही चाहते हैं। अब अगर आपको इन फ्यूचर में मार्केट में 5 लाख कॉस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, and if you can achieve and market is there, then your least cost method can be here, maybe here, but it's depend on the market, depend on the available capital or labor which you can recruit in your business or which you can employ in your business, उसके ऊपर। समझ रहे हो ना सर? अगर कभी ऐसा हुआ कि मार्केट ही अच्छा नहीं है तो और नीचे आ जाओ, क्या दिक्कत है, 3 लाख पे आ जाओ, जब मार्केट नहीं है खर्चा कम कर दो, जब आएगा तब बढ़ा देना। लेकिन ऑलवेज ट्राई, आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट क्या कहते हैं कि जहां पर आपको बैलेंस मेंटेन होता है आप वहां रहो। दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। खर्चा कम, प्रोडक्शन ज्यादा। বোঝা গেছে? हेलो, এনি ডাউট স্যার? তুষার, কলেজে বুঝতে পারিস নি, এবারে বুঝতে পেরেছিস তো? हाँ सर। जी सर। तो सर इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से करना है। अगर आप अच्छे से चीजों को समझ लेते हो ना, तो नॉट जस्ट कि एग्जाम बट ऑल्सो क्वेश्चंस इवन रियल लाइफ सिचुएशंस में भी बड़ा काम आता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं कोशिश तो हमेशा करता हूँ सर, हो सकता है कभी कभी परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, बट मैं ट्राई हमेशा करता हूँ कि आपको बेस्ट वे में समझाऊं। बट बाकी डिपेंड करता है कि आप भी घर पे थोड़ा मेहनत करो, ठीक है, आप भी घर पे थोड़ा पढ़ाई करो, उसको याद करो, थोड़ा पढ़ो सर। ये इकोनॉमिक्स ऑफ डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में थोड़ा सा ये दिया है सर,
थोड़ा थियोरिटिकल भी कुछ बातें हैं कि मैनेजमेंट कब, इकोनॉमीज का मतलब होता है सस्ता में अच्छा प्रोडक्शन, उसको इकोनॉमीज कहते हैं, और जब ये नहीं होता है उसको डिस इकोनॉमीज कहते हैं। तो इसको कुछ थियोरिटिकल दिया है। तो जब भी बिजनेस, ये देखो, जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट राइज, माने अगर मानो कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो बिजनेस डिस इकोनॉमीज फील करेगा, कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, इकोनॉमी फील करेगा। तो यहाँ पर कुछ रीजन दिया है कि कब कब बिजनेस इकोनॉमी अचीव करता है और कब नहीं। तो व्हेन बिजनेस अचीव कांट अचीव, तो उसको बोलते हैं डिस इकोनॉमी। डिस इकोनॉमी माने अच्छा नहीं है, ठीक है, माने आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस इकोनॉमी। और इकोनॉमी माने कॉस्ट कम, प्रोडक्शन हाई। तो यहाँ पर ना थियोरेटिकली थोड़ा बोला है, मैं आशा करूंगा कि आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास और मजा आएगा सर, हम लोग कॉस्ट में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा अच्छा स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, ग्राफ है, ठीक है, कार्व है, बहुत अच्छा है, मजा आएगा सर। इन द मीन टाइम डिमांड, सप्लाई एंड प्रोडक्शन रेडी कर लो एग्जाम के लिए, ठीक है। टेस्ट माने मेरे यहाँ पर काली पूजा के बाद टेस्ट होगा, डिमांड पे, सप्लाई पे एंड प्रोडक्शन पे। ठीक है सर, गुड नाइट फिर आज, बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। कल ऑफलाइन क्लास है सर 3:30 बजे, हाँ। ठीक है सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, गुड नाइट सर।